हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। रिया का पति उसे पैसे भेजता तो वो मोहल्ले के गरीब लोगों पर खर्च कर देती। सास नंदे उसे मना करती, उसके बावजूद वो पैसे खर्च कर देती। एक दिन सास और देवर नंदों ने उसे कमरे में बंद करके बहुत ही मारा और उसे बिजली के झटके लगाकर पागल कर दिया और यश को फ़ोन करके बताया कि रिया तुम्हारे पैसे सट्टे में हार गई है, जिसकी वजह से वो पागल हो गई है। यश परेशानी की हालत में घर लौटा तो सास नंदों के होश उड़ गए। जब रिया ने सुबह सुबह उठकर बाहर आंगन को साफ करते हुए चटाइयाँ बिछाई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटका तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो कुछ बच्चे हाथ में बैग लिए खड़े थे। उसने दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और वो अंदर आकर चटाई पर बैठकर पढ़ने लगे। रिया उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी और साथ में धर्म शिक्षा भी देती थी और गीता का पाठ भी पढ़ाती थी। वो धार्मिक लड़की थी, लेकिन उसके ससुराल वालों का माहौल बिल्कुल अलग था। सास और नंदे दिन रात उसे जलील करती और सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ उसके सुबह सुबह पूजा करने से थी। लेकिन रिया ने उनकी कभी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही अपनी सुबह की पूजा के साथ उसने समझौता किया। क्योंकि रिया का पति देश से बाहर दुबई में रहता था, तो इसलिए भी उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। उसने यश से कई बार कहा कि वो यहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ आकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगी। लेकिन यश की माँ और बहनें उसे वापस ही नहीं आने देती थी। उसके वापस आने का कहने की वजह से भी उसकी सास और नंदे उसके खिलाफ थी और कुछ भगवान ने शादी के 4 साल होने के बावजूद उसे अब तक कोई संतान का सुख नहीं दिया था। और संतान होती भी कैसे। यह शादी के 6 दिन बाद ही देश से बाहर चला गया और फिर 2 साल के बाद लौटा और जब वो वापस लौटा तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर माँ बहनें रात देर तक उसे अपने पास बिठाए रखती। बेचारा जब देर से कमरे में जाता तो खुद भी नींद से बेहाल होता और रिया भी सो चुकी होती थी। दिन के समय सास रिया को एक लंबा चौड़ा मेन्यू दे देती थी कि ये पकाओ वो पकाओ, आज मेरे भाइयों को यश से मिलने आना है। वो बेचारी किचन में ही घन चक्कर बनकर रह जाती। इसी में ही पूरा दिन गुजर जाता और यश के जाने का टाइम हो गया। जिस दिन उसे जाना था, रिया उसके गले लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, यश कब तुम्हारे परदेश के चक्कर ख़त्म होगी। वो कहने लगा, बस बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ। वो 2 साल से गया हुआ है और अभी तक वापस पलट कर नहीं आया था। रिया ने आंगन में बैठे पढ़ते हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा तुम कल सब लोग ये श्लोक याद करना है और मैंने सुनना है। तो बच्चों ने ज़ोर शोर से कहा, जी मैडम जी। वो बच्चों के जाने के बाद उठी और किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी छोटी ननद किचन में आई और कहने लगी, अच्छा भाभी, आज न दोपहर में वेज पुलाव बना देना, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है। निक्की, मुझे आज ज़रा बाहर जाना था। तुम्हें तो पता है कि हर महीने के शुरू में जब यश पैसे भेजते हैं तो मैं सीमा के यहाँ जाकर राशन डलवाती हूँ, उसने धीरे से कहा। तो निक्की ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ बस अपने सारे पैसे न इसी तरह खर्च कर दिया करे। अगर हमसे से कोई मांग ले तो आपके पास एक पैसा नहीं होता। निक्की की बात सुनकर वो चुप हो गई। उसे शुरू से ही आदत थी कि वो ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करती थी। उसने निक्की से कहा कि चलो ठीक है, मैंने ऐसा ही करूँगी कि पहले पुलाव बना दूँगी और फिर उसके बाद चली जाऊँगी। तुम फिर ऐसा करना कि खाना वगैरह अपने दोस्तों को खुद ही दे देना। निक्की ने उसकी बात पर उसे घूरते हुए माँ को आवाज़ देना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद हाँफती काँपती कल्याणी देवी बाहर निकली। अब क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कल्याणी देवी ने अंदर किचन में जाते हुए पूछा। तो निक्की ने कहा कि लो देख लो अपनी बहू की हरकतें। मैंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि मेरी दोस्तों को आना है तो ज़रा खाना पीने का इंतज़ाम कर देना, मगर देखिए तो सर चढ़कर बोली है कि इन्हें तो सीमा के यहाँ में राशन डलवाने जाना है। इस पूरे मोहल्ले में उसके घर में कोई राशन नहीं डलवाता, लेकिन ये डलवाएगी। मोहल्ले में उसे कोई मुंह नहीं लगाता कि वे औरत अपने सास ससुर सबको खा गई। लोग जिस औरत को मनहूस समझकर मुंह नहीं लगाते और ये जाकर उसके घर की मनहूसियत लेकर अपने घर में वापस आती है। कल्याणी देवी उसे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, वाकई तू उसके घर जाती है और उसी की वजह से मेरे घर में मनहूसियत है।
रिया हमेशा की तरह उनकी बातों पर दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। दिल तो चाह रहा था कि एक बार इनसे कहे कि ये मनहूसियत आपकी वजह से है। जिस घर में कोई भगवान ना नाम तक ना लेता हो, उसकी मनहूसियत कई घरों तक जाती है, और यहाँ पर तो उसके अलावा कोई पूजा पाठ ही नहीं करता था। मानसी उसकी बड़ी नंद अंदर आते हुए बोली, माँ तू किसे समझा रही है? तुझे पता है ना इसकी खोपड़ी में ये बात नहीं पड़ेगी। वैसे अगर इतने ही पैसे तुम्हारे पास है तो हमें दे दिया करो, हम अपने लिए कुछ ले लिया करेंगे। वो उनकी बातों को चुपचाप खड़ी सुनती रही, मगर उसने ज़बान नहीं खोली। उसे पता था कि अगर ज़बान खोली तो शाम को यश को फ़ोन करके उन्होंने चाल लगानी थी और वो वहाँ बैठे बहुत ही परेशान हो जाते। उसने चुपचाप सबका नाश्ता बनाया और फिर उसके बाद पूरे घर की सफाई करने लगी। सफाई से फ्री होकर उसने निक्की की आने वाली दोस्तों के लिए खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद वे घूंघट करके बाहर निकल गई। बाज़ार से सारा राशन पानी लेकर सीमा दीदी के यहाँ पहुँची तो सीमा दीदी ने उसे ठंडी लस्सी ला कर दी। उसने सीमा दीदी की तरफ देखा तो वह उन्हें काफ़ी उदास सी लगी। उसने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना सीमा दीदी? सीमा दीदी कहने लगी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, दरअसल मेरी बड़ी बेटी पायल की 10वीं के पेपर आने वाले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। वह बहुत ही रो रही थी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे 100 तरह के सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे मनहूस कहा जाने लगा। मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर था? जब मैं ब्याह कर आई थी तो मेरी सास मर गई और थोड़े समय के बाद ससुर और बच्चों को जन्म के बाद मेरे पति का पूरा कारोबार ख़त्म हो गया और उन्होंने इस सदमे को दिल से ऐसा लगाया कि दुनिया से चल बसे और लोगों ने उसे मशहूर कर दिया कि यह मनहूस है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पर इतनी कठिन परीक्षा आई है तो चलो इसे हौसला ही दे दे, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे हिम्मत नहीं दी। अगर तुम न होती तो शायद मैं अपने बच्चों समेत ही मर चुकी होती। सीमा बोलते बोलते फूट फूट कर रो दी और अरे दीदी, इस तरह बिल्कुल मत रोइए, मैं हूँ ना आपके साथ। बात रही पायल के पढ़ाने की तो आप उसे मेरे पास भेजिए, शाम को मैं उसे बढ़ा दिया करूँगी। उसने उनके हाथ थामते हुए कहा तो सीमा का चेहरा जैसे खिल उठा। वो उसे गले लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे और भगवान तुम्हें जल्द से जल्द बच्चा दे। सीमा की दुआओं पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और उठकर खड़ी हो गई। वो घर पहुंची तो मानसी के ससुराल वाले आए हुए थे और कल्याणी देवी ने उसे देखते हुए कहा, लो आ गई मेरी बहू। मानसी के होने वाले ससुराल के सामने उनकी ज़बान से शहद टपक रहा था। वो नमस्ते करते हुए उनके पास बैठ गई। फिर कल्याणी देवी ने उससे कहा कि जाओ जाकर किचन में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो और मानसी को भी साथ लगा लेना। तो वो चुपचाप उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। मानसी भी अपने ससुराल वालों के सामने अच्छी बनने के लिए उसके पास किचन में आ गई, लेकिन एक साइड पर बैठी मोबाइल पर लगी रही। रिया ने 1-2 बार उससे काम को कहा तो वो इतनी बुरी तरह से उससे बोली कि वे चुप ही हो गई। फिर उसने सब मेहमानों के लिए खाना तैयार किया और उसकी कमर जैसे टूटने वाली हो गई, मगर उसका अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। रात गए तक वो अपने काम में बिजी रही। मेहमानों के जाने के बाद उसने सारे किचन और घर की सफाई की। उसके बाद वो अपने देवर और नंदों के कपड़े प्रेस करने लगी। इस सब से फ्री होकर वो आकर अपने बेड पर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा तो यश का फ़ोन आ रहा था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। उसने हेलो करते हुए फ़ोन कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से यश बोला, हाँ जी मैडम साहिबा, आपके पास तो अपने हस्बैंड से बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ हम आपकी याद में तड़पते हुए कब से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो ज़्यादा ही बिज़ी है, बिल्कुल याद ही नहीं आती ना आपको हमारी। दूसरी तरफ से सुमित रूठे स्वर में बोला। वो तो खिलखिला कर हंस पड़ी और बड़े मीठे स्वर में बोली, आप मुझे भूलते कब है जो आपको याद करना पड़े? मेरी तो हर सोच में आप ही रहते हैं। यश दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, अब हमें मस्का लगाएगी आप? यश की बात पर वो मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो आपको ये लगता है कि मैं मस्के लगा रही हूँ? वैसे बहुत ही बुरी बात है यश। हाँ तो और क्या बोलूँ, मैं यही बोलना पड़ेगा ना, तुम तो बात करती ही नहीं हो मुझसे। पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया, आज छुट्टी का दिन था, लेकिन तुम तो ना जाने कहाँ बिज़ी थी। बस मानसी के ससुराल वाले आ गए थे तो खाना वगैरह बनाना था, इसलिए वहीं बिज़ी रही।
और वो एक एक करके अपनी सारे दिन भर की रूटीन बताने लगी। तो दूसरी तरफ ने सुमित बोला, अच्छा भाई बस कर दो, तुम तो बस सबकी सेवा में लगी रहना। अब मैं कुछ समय के बाद वापस आ रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए आना होता है, तब भी तुम्हें यही रहता है कि ये कर लूँ वो भी कर लूँ, और कभी फिर ऊपर से रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना ख़त्म नहीं होता। मैंने तो इस बार सोच लिया कि किसी रिश्तेदार की दावत पर नहीं जाना, बस हम दोनों होंगे और हमारा समय होगा। क्या ख्याल है, हनीमून पर चलते हैं? यश की बात पर उसका चेहरा लाल हो गया। फिर वो सुमित के साथ काफ़ी देर रात तक बात करती रही और बात करते करते ही वो सो गई। अगली सुबह अपनी रूटीन के अनुसार उठी, सब काम निपटाने लगी और शाम को सीमा दीदी अपनी बेटी पायल को लेकर आई और फिर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पायल को आते हुए 3 दिन हो गए थे और पायल वैसे भी उसके साथ पहले से क्लोज थी, अब और हो गई थी, और बीच में वो उठकर उसके साथ काम में भी हाथ बटाने लगी थी। आजकल उसका देवर अमन भी बहुत ज़्यादा घर में रहने लगा था, वरना उसे तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं थी। एक दिन रिया को अपनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी महसूस हुई, तो उसने पायल से कहा कि वो उसके साथ कमरे में ही चले, वो वहीं पर उसे पढ़ा देगी। फिर वो पायल को लेकर कमरे में आकर लेट गई। अभी उसे लेटे कुछ ही देर ही गुजरी थी कि अमन दरवाज़ा खटखटाता अंदर आते हुए बोला, भाभी ये मेरी शर्ट प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को अपने दोस्तों के साथ जाना है। अमन भैया आप मानसी या निक्की से कह दीजिए, मेरी दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा, उसने धीरे से कहा। तो अमन खड़े स्वर में बोला, हाँ सबको तो मेरे काम करते हुए मौत पड़ती है। रिया जल्दी से बोली, अमन भैया मैं कर देती हूँ आपकी शर्ट प्रेस, आप यहाँ पर रख दीजिए। अमन शर्ट रख कर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो उठी और शर्ट उठाकर प्रेस करने के लिए बाहर जाने लगी, तो पायल ने उसके हाथ से शर्ट पकड़ते हुए कहा, आप रहने दीजिएगा दीदी, मैं कर देती हूँ। उसने प्यार भरी निगाहों से पायल को देखा और उसे शर्ट पकवा दी और वापस आकर बेड पर लेट गई। कुछ देर के बाद पायल वापस आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी, इसलिए चौंक कर पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी दीदी मुझे घर जाना होगा, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, उसने कहा और फिर बैग उठाकर जल्दी से बाहर निकल गई। और वो हैरान और परेशान बैठी उसका व्यवहार पर गौर करने लगी। फिर सर झटक कर उसने कुछ देर आराम किया और फिर अपने दुखते शरीर के साथ आकर किचन में काम करने लगी। फिर अगले 2 दिन तक पायल जब तक ट्यूशन न आई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और 2-3 दिन बाद तो अमन ने आकर भी उसके बारे में पूछा तो वे अमन के इस तरह पूछने पर चौंक गई। शाम को रिया ने घूंघट लिया और सीमा दीदी के यहाँ पहुँच गई और उसने जाकर पायल से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, पेपर की तैयारी नहीं करनी जो अभी से इतनी छुट्टियाँ करने लग गई हो? अभी तो 3-4 दिन हुए हैं ट्यूशन आते हुए और अभी से तुमने इतनी छुट्टियाँ कर ली है। मैं बिल्कुल भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं करती, उसने प्यार भरे स्वर में डांटते हुए उससे कहा। तो पायल सर झुकाकर अपने होठ कुचलने लगी। सीमा बोली, माफ़ करना रिया, मैं पायल को नहीं भेज सकती ट्यूशन। दरअसल मैंने कहीं और पता कर लिया है कि वो पढ़ा देगी इसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती, सीमा दीदी ने नज़रें चुराते हुए कहा। तो उनके अंदाज पर रिया ठिठक कर उन्हें देखने लगी और बोली, आप लोग मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? उसके पूछने की देर थी कि पायल फूट फूट कर रोने लगी और वो उसके इस तरह रोने पर रिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसने बताया कि अमन ने उस दिन उसके साथ बदतमीज़ी की और उसे बहाने से छूने लगा और वो बहुत ज़्यादा डर गई। ये बात सुनकर तो रिया के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो वहाँ से किस तरह चलते हुए घर पहुँची ये उसे मालूम था। जब वे घर पहुँची तो सब लोग वहीं पर बैठे थे और अमन भी वहाँ पलंग पर बैठा चाय पी रहा था। कहाँ चली गई थी, कब से आवाज़ें लगाकर मेरा गला बैठ गया, लेकिन मजाल है कि तुम बता कर जाओ। उसके अंदर होते ही कल्याणी देवी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा। वो चलती हुई आकर अमन के पास खड़ी हुई और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कल्याणी देवी तड़प कर उठते हुए बोली, हाय हाय, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या कर दिया है इसने?
रिया गुस्से से अमन को देखते हुए बोली, अपने बेटे से ही पूछिए कि इसने क्या हरकत की है। इसने सीमा दीदी की बेटी के साथ कैसी बदतमीज़ी की है। मानसी गुस्से से उसकी तरफ आई और उसे पकड़कर उसे खींचते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, अच्छा तू गैरों की वजह से अपनों पर शक करेगी। अरे ये अपना समझती कब है हमें। कल्याणी देवी ने अपना सीना पीटते हुए कहा। रिया कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है कि ये किस तरह का है, और हाँ अब इसकी ये बात से मैं यश को भी बताऊंगी, वो ही इसका इंतज़ाम करेंगे। उसने अमन को देखते हुए कहा तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो बिना कोई और बात किए अपने कमरे में आई और सर पकड़ कर बैठ गई। अभी उसे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि वो चारों अंदर आए और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर इन चारों ने इसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई, और जब होश आया तो उसके पास एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके लगाने शुरू किए। उसकी चीखों से जैसा पूरा घर गूंज उठा था, और मोहल्ले के लोग भी अपनी छतों पर निकलकर एक दूसरे से इस चीख और पुकार की वजह पूछ रहे थे। फिर इसी तरह 3 दिन तक उसे बिजली के शॉट दिए गए, जिसकी वजह से उसका दिमाग जैसे बंद होना शुरू हो गया और उसे एक अजीब तरह से दौरा पड़ता, जिससे वो हंसने लगती तो हंसती जाती और रोने लगती तो रोए जाती। मगर ये दौरा कुछ पल के लिए होता था और फिर वो नॉर्मल हो जाती थी। उसकी नंदों ने उसका मोबाइल तक उससे छीन लिया था और वो यश को भी कुछ बता नहीं सकती थी। मगर इन लोगों ने उसको वो पागल के दौरे की वीडियो यश को बनाकर सेंड करते हुए कहा कि तेरी पत्नी पागल हो चुकी है, तू इसे जो भी पैसे भेजता था उसके से उसे सट्टा खेला करती थी और ज़्यादा की लालच में सब लुटाती रही। वो यश को और न जाने क्या क्या बता रहे थे और वो बंद होते दिमाग से बस सुने जा रहा था। और रिया के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उनसे मोबाइल लेकर यश को अपनी हालत का बता सकती। वो सारा दिन कमरे में ही रहने लगी और पूरा दिन बस भगवान से इंसाफ मांगती रहती, और भगवान ने जल्द ही उसकी प्रार्थना सुन ली। उस दिन वो घर में अकेली ही थी कि सीमा दीदी उससे मिलने आ गई। सीमा दीदी उसकी हालत देखकर रोते हुए बोली, हे भगवान ये क्या हो गया तुम्हें। और उसने रोते हुए सीमा को सारी बात बताई। दीदी प्लीज़ मेरे पति को मेरी हालत का बता दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे, उसने रोते हुए कहा। तो सीमा बोली, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे नंबर दे दो उनका। उसकी आदत थी कि वो सबके नंबर डायरी में लिख लेती थी। उसने जल्दी से डायरी निकाल कर नंबर लिखवाया और सीमा ने भी जैसे उसकी बहन होने का कर्तव्य निभाया और यश को फ़ोन करके कहने लगी कि यश तुम्हारी पत्नी को ये लोग न जाने किस अपराध की सज़ा दे रहे हैं, तुम वापस आ जाओ वरना ये लोग तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। यहाँ तक कि सीमा ने उसे पायल के साथ अमन की बदतमीज़ी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने जब इस बात पर अमन को थप्पड़ मारा और उसने तुम्हारा नाम लेकर धमकी दी तो इन लोगों ने उसे पागल बनाने के लिए बिजली के झटके तक लगवाए। यश सारी बात सुनते ही 2 दिन के अंदर ही टिकट करवा कर घर पहुंचा। घर में वो चारों पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे और लाउड म्यूज़िक भी चल रहा था। यश को आता देखकर उनके चेहरे के रंग उड़ गए और जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। वो सरसरी निगाहें उन पर डालता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे की चौखट पर बैठी रिया ने मुड़कर देखा और तो वो शॉक्ड रह गई। यश ने पास जाकर उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए हाथ जोड़ लिए तो रिया ने उसके हाथ थामते हुए उस पर अपना माथा टिकाया और ज़ोरों से रोने लगी। यश ने उसे एक बार भी रोने से नहीं टोका। वो चाहता था कि उसके अंदर सारा गुब्बार बाहर निकल जाए ताकि वो सुकून महसूस करे। कुछ देर के बाद उसने सर उठाया तो यश ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब ठीक कर दूँगा, यश ने कहा। तो उसने सुकून के अंदाज से उसे देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर कुछ देर के बाद वो उसका हाथ थाम कर बाहर निकला तो वो चारों आपस में कोई बातें कर रहे थे। उन्हें आता देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। इतने समय के बाद तू वापस आया और अपनी माँ से मिला तक नहीं, कल्याणी देवी ने कहा। तो वो हंसते हुए बोला, हाँ आप लोगों को तो मुझे देखकर शौक लगा था, मैंने सोचा कि चलो आप ज़रा शौक से निकल आओ, मैं तब तक अपनी पत्नी से मिल लूँ। उसके ताने पर वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। वैसे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें आते ही भड़का दिया, ये तो है ही ऐसी झगड़ालू, मैंने कहा।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ता है, इसलिए मेरे बच्चे इससे दूर ही रहना। कल्याणी देवी ने कठोर स्वर में बोला, जी मैं आपको कुछ बताने आया था कि इसे यहाँ रहकर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने का फ़ैसला कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही सलाह दी है कि परिवार की सेवा कर करके इसका ये हाल हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अलग ले जाकर इसे रख लेता हूँ, शायद इसका पागलपन ख़त्म हो जाएगा। यश की बात पर वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो रिया को लेकर उसी टाइम घर से निकल गया। उसने अपनी ओवर टाइम से जितना कमाया था वो हमेशा सेव रखता रहा और यहाँ तक उसने अपने दोस्त की मदद से एक घर रिया के नाम पर लेकर उसे किराए पर चढ़ा दिया था, मगर उसकी हालत को देखते हुए अब वो खाली करवा चुका था और अब उसे लेकर वहीं जा रहा था। टैक्सी एक घर के सामने रुकी तो वो रिया को लेकर अंदर गया। घर सिर्फ 2 कमरों का था, मगर इसमें मार्बल और दीवारों पर टाइल्स लगे हुए थे। रिया ने परेशान होकर घर देखा और कहा कि यश, इसका तो बहुत ही किराया होगा ना? बिल्कुल भी किराया नहीं देना पड़ेगा। यश के इस मजाकिया अंदाज पर वो उलझकर उसे देखने लगी। यश उसकी सिचुएशन पर हंसते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी, कुछ उलझी उलझी सी लग रही हो। यश, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर गुजर रही है, वो झुंझला कर बोली। तो यश बहुत ही तेज़ हंस पड़ा और फिर बोला, मेरी प्यारी सी भोली सी पत्नी, ये घर किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। फिर यश ने उसे सारी बात बताई तो उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और प्यार भरे अंदाज में रिया ने यश को देखा और उसके गले लग गई। फिर रिया ने इस घर को स्वर्ग बना दिया। यश को एक कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई थी। रिया को भी एक कंपनी में ऑनलाइन टीचिंग की जॉब मिल गई और वो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लगी। भगवान ने कुछ समय के बाद उसे जुड़वा बच्चे देकर सबके मुंह बंद कर दिए। जुड़वा बच्चों को संभालना मुश्किल होता था, मगर सीमा दीदी भी जब उसके ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो गई तो उसकी ये मुश्किल भी दूर हो गई। पायल और सीमा दीदी मिलकर उसके बच्चों को संभाल लेती थी। शुरू में तो कल्याणी देवी और बाकी सब ने उससे संबंध तोड़ रखा था, मगर यश और रिया उनकी नाराज़गी के बावजूद उनसे मिलने जाते थे। यहाँ तक कि यश ने दोनों बहनों और भाई की शादी भी खुद कराई और मानसी और निक्की के ससुराल वालों से सही उन्हें टाइट करके रखा था। कुछ उनमें बर्दाश्त की कमी थी तो वो ज़बान चला जाती और ससुराल वाले तो उन्हें मारते पीटते थे। और अमन की पत्नी सोनी ने कल्याणी देवी का जीना हराम कर दिया था। सदमे और दुख से कल्याणी देवी को दिल का दौरा पड़ा था। हमेशा की तरह रिया ने अपना बड़ा दिल दिखाया और कल्याणी देवी को अपने पास ले आई और वो दिन रात कल्याणी देवी की सेवा करती थी और भगवान ने इसके बदले उसे बहुत दिया। यश को कंपनी की तरफ से बड़ा घर और गाड़ी भी दी गई और वो हर दिन अपने भगवान के आगे सर झुकाया करती थी। भगवान ने सही कहा है, तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब वो देता है तो दिल खोल कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।